जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको पता है यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए लगातार बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है वो नए होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है। चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है और ये नाम प्रैक्टिस सेट है, जबकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन होता है और वो पूरा टॉपिक एकदम खल्लास कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। साथ ही में आप एक प्रैक्टिस सेट कोई भी लगा के देख लीजिएगा, आप ऑटोमेटिक दूसरा तीसरा लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मेरा प्रयास रहता है कि एक सवाल कोई भी टॉपिक का हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आपके सामने बताई जाएं, ताकि आप कम समय के अंदर आपका बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मुझे आपको बताना है कि सूडान की कैपिटल क्या है। क्या पूछा है मैंने, सूडान की कैपिटल क्या है, कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ आप यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बारी है उसका जवाब देंगे तो पता चलेगा कि आप यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। और अब आप एकदम बेहतरीन क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा, सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, ज़्यादा समय हम व्यतीत नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, गोदावरी नदी जो है वो किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर करिएगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है, मतलब ऐसे समझो कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें कि होकर के गोदावरी नदी नहीं गुजरती है। अब आप देखिएगा, गोदावरी नदी के बारे में आप समझिएगा। देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी जो है, देखिएगा गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या गोदावरी नदी जो हो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, वो कौन सी है बताइएगा। वो है आपकी गोदावरी। ये कितना किलोमीटर की है वो आप बताएंगे। इसके बाद में एक और देखिएगा, गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा। क्या बोलते हैं इसे, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम है वो है आपका बृहद गंगा। क्या, बृहद गंगा। ठीक है, दोनों ही नाम को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो गोदावरी नदी है ये आपके महाराष्ट्र के त्रियंबकम जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। देख, मैं आपको लिख देता हूँ, ये जो नदी है ये महाराष्ट्र के ठीक है त्रियंबकम पहाड़ी से निकलकर और ये किधर चली जाती है बताइएगा। ये चली जाती है आपका, ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है, निकलकर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। एक सवाल और यहीं पर नोट कर लीजिएगा कि देखिएगा, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। लिखिएगा, वेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा, और एक और लिख लीजिएगा पेनगंगा, एक और लिख लीजिएगा इंद्रावती। क्या बोला, इंद्रावती। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये आपको एग्जैक्टली कि गोदावरी जो है वो नदी किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा, पता चल जाएगा। आप ऑलरेडी आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा। जब इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको हलवा एकदम साफ है। देखिएगा, महाराष्ट्र के त्रियंबकम पहाड़ी से निकल के महाराष्ट्र तो हो नहीं सकता, अब बंगाल की खाड़ी में जाती है तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं, मतलब ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से होकर के ये नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, आगे सवाल है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। समझिएगा, अगर हमारे देश में किसी भी एक कोई मान लीजिए पार्टी कोई बनाना चाह रहे, जैसे आम आदमी पार्टी थी, अभी वो नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी वर्तमान में हमारे देश में कितनी है उनकी आप संख्या बताइएगा। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम कितना परसेंटेज हो, वैध मत होनी चाहिए। उसके बाद में निर्वाचन आयोग जो होता है उस पार्टी को जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा देता है। तो उसका सही जवाब सुनिएगा, देखिएगा, कम से कम वो पार्टी 6% वैध मत प्राप्त करे 4 या 4 से अधिक राज्यों में। देखिएगा, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, ये देखिएगा, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है, ठीक है, नेशनल पार्टी बनना है तो कम से कम 6% और 6% वैध मत चाहिए
और ठीक है, और 4 से ज़्यादा राज्यों में ये जो है 6% कम से कम वैध मत उस पार्टी को जो है प्राप्त होनी चाहिए। समझ में आता रहा है, तब वो नेशनल पार्टी बनेगा। एक और देखिएगा, अब निर्वाचन आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग की बड़ी भूमिका होती है। निर्वाचन आयोग देखिएगा किसी भी कोई भी पार्टी है उसको कौन सा चिन्ह है, ठीक है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कौन सा सिंबल दिया जाना है, मतलब ये जो है निर्धारित करता है निर्वाचन आयोग कि इसको हाथ मिलेगा कि फूल मिलेगा, इसको झाड़ू मिलेगा, ये सब निर्वाचन आयोग ही करता है। साथ ही में आपका जो इलेक्शन है वो कब करवाना है इसका निर्णय भी निर्वाचन आयोग ही लेता है। समझ में आ रहा है जी। एक और देखिएगा, इसमें डीएम साहब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अब वर्तमान में बहुत सारी वीडियोस भी आपने देख रखी होंगी लोकसभा के चुनाव के अंदर कि डीएम साहब गांव में जाकर के जहां पर जो वोट नहीं कास्ट कर रहे हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है वोट कास्ट करिए। तो डीएम जो होता है अपने ज़िले के अंदर जो है बड़ी शांतिपूर्वक जो है निर्वाचन करवाने के लिए वोट डलवाने का जो उसके पास में जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो डीएम साहब के पास में उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में शांतिपूर्वक जो है वो जो है चुनाव प्रचार जो है चुनाव करवाए और जो है वोट डलवाए। ये डीएम साहब की जो होती है वो जिम्मेदारी होती है। समझ में आ गया नेशनल पार्टी के बारे में। अच्छा, निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। निर्वाचन आयोग जो होता है वो आर्टिकल नंबर 324 से होता है, ठीक है। एक और आप याद रखिएगा कि 15 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग जो है वो बना था, ये स्थापना हुई थी, ठीक है। और साथ ही में एक और याद रखिएगा कि 15 जनवरी को ही, ठीक है, मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत की सबसे पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी उनका नाम याद रखिएगा, तो ये फर्स्ट है, मतलब भारत की फर्स्ट है। तो फर्स्ट महिला वो कौन है बताइएगा? चीफ इलेक्शन, ठीक है, कमिश्नर। ये आपको फीमेल के बारे में पूछा है मैंने आपसे, तो उनका नाम था रमा देवी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था रमा देवी। इनका आपको नाम याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, CS कमिश्नर होता है, उसका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल बताइएगा कितना होता है? देखिएगा 6 साल, मतलब 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए ये इनका कार्यकाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में, अगर आपसे पूछा जाए, देखिएगा चुनाव निर्वाचन आयोग के अंदर क्या होता है बताओ? निर्वाचन आयोग के अंदर एक जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो होते हैं वो आपके चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछूं कि देखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताइएगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, पेपर में आता है, उनका नाम है राजीव कुमार। उनका नाम याद रखिएगा, राजीव कुमार। एक और सवाल पूछा जाए, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, और दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम बताइएगा। दूसरे जो बाकी जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम देखिएगा, एक का नाम है ज्ञानेश, ठीक है, क्या है उनका नाम? ज्ञानेश है, और दूसरा का नाम है सुखवीर। क्या समझ में आ गया? चुनाव आयुक्त पहले कौन है बताइएगा? वो पहले का मतलब है वर्तमान के अंदर जो है, ये आपका वर्तमान में है, ठीक है, प्रेजेंट में है, ये करंट अफेयर है। सुखवीर सिंह, तो याद हो जाएगा, राजीव कुमार वर्तमान में है और ये क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिएगा इसके अंदर जो निर्वाचन आयोग होता है इसमें 1+2 होता है। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, दूसरे होते हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं। दोनों के बारे में आपको जो है वो पता रहना चाहिए। निर्वाचन आयोग के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में शांतिमय जो है चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनकी होती है। देखिएगा किसी भी पार्टी को जो है वो निरस्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, ठीक है, पार्टी को ही कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी पार्टी को जो बना सकते हैं। तो ये सब अधिकार। अच्छा, एक पार्टी अगर नेशनल पार्टी बनेगी तो क्या होना चाहिए भाई? कम से कम उसके पास में 6% जो है वैध मत के साथ में 4 या 4 से अधिक राज्यों में इतना परसेंटेज जो होता है वो वोट प्राप्त करना चाहिए, तभी सरकार, मतलब तभी वो नेशनल पार्टी बनेगी, नहीं तो भाई नहीं बनेगी, ठीक है। मुझे लगता है कि इसका मैंने एग्जैक्टली आंसर आपको बता दिया होगा। हाँ बिल्कुल बता दिया। चलिए अब आगे चलिएगा। आगे देखिएगा, थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। देखिएगा थारू जनजाति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। कहाँ पर है? देखिएगा जो थारू जनजाति है, लिखते जाइएगा, ठीक है। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा। थारू जनजाति का संबंध जो है
वो ज़्यादातर मतलब समझ लो यूपी के अंदर है। ऐसा नहीं सिर्फ यूपी में, कुछ जो उसकी जनजाति मतलब जनजाति होती हैं, ये जाति, ठीक है, जनजाति होती हैं, और ये बेसिकली उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी चंपारण बिहार में भी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है तो वो यूपी में पाई जाती है। देखिएगा अरुणाचल प्रदेश देख लीजिएगा, इसका है लिख लीजिएगा मोपा डबला, और एक और है इसकी अपतानी, मोपा डबला अपतानी। अगर आपसे मध्य प्रदेश की पूछ लूँ तो मध्य प्रदेश में बड़ी ही अच्छी देखिएगा, भील है, गोंड है, और एक है संथाल, ठीक है, संथाल। और संथाल में आपको पता होगा भारत की जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं वो कौन है बताइएगा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भी संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं, इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु की विशेष है वो है टोडा, ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। इधर देखिएगा मेघालय के बारे में कौन भूल सकता है, मेघालय का याद रखिएगा, ठीक है, गारो और खासी, ठीक है, गारो और खासी जो है ये चोटियाँ भी हैं और ये मेघालय में जनजाति भी होती हैं। सिक्किम के अंदर देखिएगा, सिक्किम को कौन भूल सकता है, सिक्किम की है भूटिया, क्या है बताओ, भूटिया। तो जितनी भी मैंने आपको जनजाति लिखवाई हैं, ये देखो जनजाति का मतलब होता है कि ऐसे विशेष जनजाति ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादातर जो होती हैं वो पहाड़ों में, जंगलों में अपना निवास करती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति जो होता है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 324, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 324 में, ठीक है, जनजातियों के बारे में विवरण दे रखा है, ठीक है, मतलब कौन सी है वो, अनुसूचित है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बारे में आर्टिकल नंबर 324 में दे रखा है। इन सबको आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सवाल जो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। और चलिएगा, मेहनत तो सब देखा जाएगा, लेकिन आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, नहीं तो हम रिपोर्ट कर देंगे। देखिएगा सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है, सुएज नहर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा सुएज नहर जो है वो 1859 के अंदर तो बनी, मतलब स्टार्ट हुआ था काम बनना, ठीक है, और 1869 में ये ओपन कर दी गई थी, ठीक है, समुद्री यातायात के लिए। समझ में आ रहा है। सुएज नहर कहाँ पड़ती है, तो देखो ये पड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। इस सुएज नहर में ये लगभग कितने किलोमीटर की, ये 164 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है तो ये हो जाएगा 168 किलोमीटर है। अब एक और चीज़ देखिएगा, जब मैं पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था तो सुएज नहर में हमारा शिप जो था वो आपके इधर यूएई से यूएई साइड से होकर के और सीधे जो है हम नाइजीरिया साइड में गए हुए थे, ठीक है। तो उधर हम इस नहर के माध्यम से ही जो होता है डाइवर्ट रूट किया था। तो ये नहर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सुएज नहर पर जो कंट्रोल है, ठीक है, जो कंट्रोल स्थापित कर रखा है, मतलब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो है आपका मिस्र की। किसकी है बताइएगा, मिस्र की है। देखिएगा सुएज नहर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। रोल अदा कैसे करती है, ये आपका एशिया हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका यूरोप। तो एशिया और यूरोप की सबसे कम दूरी अगर तय करनी है तो वो आप सुएज नहर के माध्यम से जाएंगे। तो सुएज नहर जो है वो यूरोप और एशिया के बीच में समुद्री जो दूरी है उसको कम कर देती है। ये दूसरा आप नोट कर लीजिएगा, पनामा नहर किसको जोड़ती है, ठीक है, पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, वो है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर और कैरिबियन, ठीक है, कैरिबियन सागर, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा कि जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने का काम करती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देखिएगा सू नहर, ठीक है, सू नहर भी है। ये क्या करती है देखिएगा, ये आप जो सुपीरियर झील है ना, जो, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील और ह्यूरन, ठीक है, ह्यूरन झील है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करती है वो सू नहर करती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको पता होगा भारत और श्रीलंका को, इधर आप देखेगा, आपको एक और चीज़ देखेगा, ये होता है पाक स्टेट, ठीक है, पाक जल डमरू। ये क्या करता है, ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। आपको पता होगा कच्चा तीउ द्वीप, ठीक है, कच्चा तीउ द्वीप
कच्चा तीव द्वीप आपको पता होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। ये पहले भारत का था, लेकिन भारत ने फिर ये एक समझौते के तहत ये श्रीलंका को दे दिया गया था। तो आज भी कच्चा तीव द्वीप जो है वो श्रीलंका के पास में, लेकिन वो भारत का है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा संयुक्त व्यंजन के बारे में आपसे पूछा है कि संयुक्त व्यंजन जो है वो कौन कौन सा है। ये सवाल आप देख लीजिएगा। देखिएगा संयुक्त, देखिए पहले आप, ये मैंने आपको कल बता दिया था, यरलव जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन सा होता है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। इसके बाद में ये ऊष्म हो जाएगा, क्षत्रिय ज्ञा प फ व। ये देखिएगा संयुक्त व्यंजन जो होता है वो क्षत्रिय ज्ञा है। क्या है? क्षत्रिय ज्ञा है। ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, उसके बाद में थोड़ा डिटेल आपको बता दूंगा। देखिएगा 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये आपसे पूछा गया सवाल है यूपी पुलिस में। कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4 होते हैं। चारों कौन से हैं? पहले आप लीजिएगा, ठीक है, ये लिख दीजिएगा 6। ये कैसे बनता है? 6 भाई हमारी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, तो हो सकता है आप कुछ अलग बोलते हो। और एक होता है त्र कैसे बनता है? त प्लस रा, ये हलंत का ध्यान रखना। 6 त्र। और एक होता है ज्ञा कैसे बनता है? ज प्लस चूले माँ। ठीक है, और एक होता है आप क्षेत्रज्ञ, और एक होता है श कैसे बनता है? श प्लस र से। तो याद रखिएगा, देखिए सवाल आपके पेपर में कैसे आता है, ये पूरा पूछा जाता है, इनके अंदर हलंत हटा दिया जाता है। जबकि याद रखना जो 4 संयुक्त व्यंजन है और इनमें जैसे ही आप इनका जो है विच्छेद करते हैं तो इनमें पहले वाला जो वर्ण होगा उस पर हलंत जरूर आएगा। तो हलंत भाई जरूर ध्यान रख लेना, ये पेपर में एरर आ जाता है। इसके बाद में अगर आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि बताओ स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और एक और बात बताइएगा, जो जो अयोग वाह हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ अयोग वाह कितने हैं, तो अयोग वाह 2। कौन कौन से हैं बताइएगा, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से हैं अयोग वाह। ये देखिएगा, एक है छोटी अंग और एक है बड़ी अंग। छोटी अंग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और बड़ी अंग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विसर्ग। सर जी ये अनुस्वार का मतलब कि अयोगवाह का मतलब क्या होता है? कि ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा कोई वर्ण जो न तो स्वर के अंदर जुड़े ना ही व्यंजन के अंदर जुड़े। इसीलिए इन दोनों की गिनती जो होती है न तो स्वर में न व्यंजन में की जाती है। इसीलिए 13 की बजाय 11 होते हैं। समझ में बात आ रहा है जी? इसीलिए जो होते हैं वो 13 की बजाय 11 होते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? बड़ा ही अच्छा सवाल है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दिखाई तो दे रहा है जी, ठीक है, कोई नहीं, ये आपको हम अच्छे से जो है वो दिखवा देंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिएगा, दिखवा देंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था एंडरसन। क्या नाम था उनका? एंडरसन। कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, देखिएगा ये आप याद कर लीजिएगा। पॉजिट्रॉन, अगर आपसे पॉजिट्रॉन क्या पूछा जाए तो एंडरसन। क्या? एंडरसन। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे परमाणु के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो जॉन डाल्टन उनका नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रमन प्रभा, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रमन प्रभा, ठीक है, रमन प्रभा, ये आपका 1928 के अंदर की थी और इनका नाम था सीवी रमन। ये सवाल यूपी पुलिस में आया था, यूपी 18 के अंदर आया था। इसके बाद में आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो की थी टॉमसन ने। उसको जे टॉमसन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा जे टॉमसन। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये जो है रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। इसके बाद में न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन का किसने किया था? ठीक है, जेम्स चैडविक। क्या हो जाएगा उनका नाम? जेम्स चैडविक हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है? ये आपको याद कैसे करना है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिएगा आप, ये देखो ईंट पर नाच, ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। ये पास से हो जाएगा प्रोटॉन की किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ना हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो ये करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और देख लीजिएगा नाविक, इसमें एक और जोड़ लीजिएगा कि नाविक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। पूरा डिटेल आपको हमने
समझा दिया है। आगे देखिएगा कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। पहले आप इसे पढ़ लीजिए आराम से। इनमें से कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची है, वो है आपका आदित्य है। क्या है बताइएगा? आदित्य है, वो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, लिखिएगा दिनकर, लिखिएगा दिनकर, आगे लिख लीजिएगा दिनकर दिवाकर, दिनकर दिवाकर, ठीक है। भास्कर, भास्कर, भानु, आदित्य, ठीक है, सूरज। देखिएगा बीच में अभी जो है वो कैमरा भी अपना मन मर्जी कर रहा है। कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, तो पता नहीं चला कब स्टॉप हो गया, मैं अपना लिखाता रहा। ये आप देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा सूर्य का दिनकर दिवाकर, भास्कर, भानु, आदित्य, सूरज, प्रभाकर एंड सविता, दिनेश, ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है मारुति। मारुति मतलब हनुमान जी को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। किसको बोलते हैं? पवन सुत को बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं मारुति, ठीक है। और जितने भी रहेंगे इसके बाद में हुतासन का मतलब क्या? देखिए हुतासन का मतलब होता है आग, कृष्ण का मतलब क्या होता है? आग। ये आप हल्का हल्का। अब आप देखिएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो रचना है वो किसकी है? ये आपको बता रहा है ये जो रचना है वो किसकी है। तो ये है आपका महात्मा गांधी की। देखिएगा महात्मा गांधी की है ये, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी और लिख लीजिएगा नवजीवन, नवजीवन, ठीक है, हरिजन, नवजीवन, हरिजन, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आप लिख लीजिएगा माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। एक और इनका, ठीक है, मतलब दक्षिण अफ्रीका में मेरा सत्याग्रह, ये भी जो है वो इन्हीं की जो है वो रचना है। तो नवजीवन हो जाएगा, नवजीवन हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो जाएगा। देखिएगा इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा ही अच्छा है। देखिएगा ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी है बताओ? डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये है। सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है बताओ? द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन, भारतीय संघर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी के बारे में, हल्का हल्का आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था बताइएगा? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। ये इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग हो जाता है? ये आपको भाई याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होता है याद करने में, लेकिन हो जाएगा। देखिएगा जीवाणु बैक्टीरिया, या फिर प्रोटोजोआ, कवक, या फिर विषाणु वायरस। देखिए वैसे आंसर तो ये हो जाएगा इसका, विषाणु वायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस रोग होता है। विषाणु यानी वायरस की वजह से बताओ कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो लिख लीजिएगा, ठीक है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। इसके बाद में देखिएगा स्कर्वी, इसके बाद में रतौंधी, ठीक है, रतौंधी, ये रोग होते हैं। और इसके साथ में देखो एड्स भी हो जाती है, एड्स भी इसी की वजह से होता है। और इसके बाद में जुखाम जो होता है वो भी जो होता है वो इसी की वजह से। हेपेटाइटिस, स्कर्वी, रतौंधी, एड्स, जुखाम, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। कवक फंगस की वजह से क्या होता है? देखिएगा कवक फंगस की वजह से होता है, इसकी वजह से होता है पीत कवक, ठीक है, पीत कवक नाम की बीमारी होती है, रोग होता है। प्रोटोजोआ देख लीजिएगा। अब प्रोटोजोआ आप देखिएगा, लिख लीजिएगा पायरिया, पायरिया, मलेरिया, ठीक है, पैसिच, पैसिच, एंड एक होता है कालाजार, ठीक है, कालाजार। तो ये हो जाएगा पैचिस, सॉरी ये लिख दीजिएगा पैचिस। देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला कौन कौन सा जो रोग है जो बैक्टीरिया से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जीवाणु से देखिए, लिख लीजिएगा, एक तो टीबी होता है, एक होता है प्लेग, टीबी प्लेग होता है। इसके बाद में होता है हैजा, ये आप लिख लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टीबी, प्लेग एंड हैजा, ये सब मैंने आपको लिखवा दी है, इनको आप विशेष तौर पर याद कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जी। इसके बाद में देखिएगा अगला सवाल आपके सामने है और वो ये है, ये देखिएगा प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? देखिएगा बड़ा ही अच्छा है, मैं अगर आपको हिंदी पढ़ाऊँ तो बहुत अच्छा जो है, हिंदी में भी जो है वो एकदम टेंशन मत लीजिएगा। देखो टॉपिक कोई भी हो सब में हाथ एकदम स्ट्रॉन्ग है, टेंशन मत लीजिएगा। देखो पहचानने की तरीका क्या होता है, संधि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है इसलिए मैं इसे नहीं बता पाऊंगा। देखो अगर कभी भी यह
देखिएगा, कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी य आ जाए, क्या आ जाए, य आ जाए और इससे पहले आधा अक्षर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, बताओ, वो यण संधि है। ठीक है, तो यण संधि में क्या आता है, जैसे देखो या है और या से पहले आधा ता आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यण संधि है। ठीक है, य व र क्या होता है, य व और र, इससे पहले जो भी आधा आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, आधा आ जाए, समझ लो वो यण संधि है। आगे देखिएगा, चलिएगा, आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल इसी तरह की मेहनत कंटिन्यू रहेगी। आप अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। रोजाना जो है वो आपको समय रहते जो वीडियो आ जाएगा, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा यार। बिना वीडियो को सपोर्ट किए, बिना वीडियो को लाइक किए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए इस तरह शायद कंटिन्यू बड़ा दिक्कत होगा इसे कंटिन्यू कर पाना। ठीक है, अपना आप ध्यान रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।